नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भाई सारे लोग लाइव जुड़ जाओ और सभी को एक बार दिल से आभार और थोड़ा माफ़ी भी चाहेंगे। सेशन में लेट हैं हम और उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, जो व्यक्तिगत कारण हैं, उन पर मैं बात अभी फ़िलहाल करना नहीं चाहूँगा। ये क्लास रिकॉर्डेड है और चीज़ें बेहतर वे में चल रही हैं, बाद में भी बच्चे देखते हैं ना। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली क्लास से चीज़ें बेहतर वे में चले। आज का ये सेशन आपका 2 घंटे के करीब रहने वाला है। पूरे सेशन को एंजॉय कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। कोशिश करेंगे कि आपका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई पूरी तरह से हम आपको कर दें। ठीक, तो आपको भी फील ये ना हो कि सर मेरा नुकसान हुआ है या टाइम ख़राब हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ साथ एक कमिटमेंट मेरी ये है कि कल से आपकी क्लासेस प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में फिक्स टाइम पर चलेंगी। कल से यानी कल का मतलब 6 तारीख से। ठीक, जो क्लासेस जिस टाइम पर होती हैं उसी टाइम पर होंगी और जिनका शेड्यूल है वो बता दिया जाएगा। जो भी चाहे सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हो, चाहे जुडिशरी की क्लास हो, LLB की BLLB की, सारी क्लासेस की कैटेगरी अलग कर दी गई है और कैटेगरी वाइज क्लासेस अब आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, चलिए। हाँ भाई, बिल्कुल शिल्पी, इस बात को मैं मान रहा हूँ और आप सबकी बातों से मैं ऑलरेडी सहमत हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो हम क्या बात कर रहे थे, याद है कुछ आपको? हम आपसे चर्चा कर रहे थे सेक्शन 2 की, धारा 2 की। धारा 2 के अंदर मैंने आपको कई सारे क्लॉजेज बताए थे। जैसे धारा 2 का पहला क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज क्या कहता है, मतलब 2 का ही ना, दूसरा क्लॉज क्या कहता है, तीसरा क्लॉज क्या कहता है, चौथा क्या कहता है। ऐसे ही लगातार क्लॉजेज पर मैंने बात करी थी और मैंने बात करी थी 2 के 11वें क्लॉज की, 12वें क्लॉज की। 12वें क्लॉज के अंदर हमने गवर्नमेंट पर चर्चा आपसे करी थी। इसके बाद 13वें क्लॉज पर मैंने हार्बर की बात करी थी आपसे ना। हार्बर मतलब संश्रय। संश्रय में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर रहे हो ना, तो वही तो हार्बर हुआ, वही तो संश्रय हुआ। अब मदद के तौर पर किसी को आप भोजन दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, आयुध दे सकते हैं, गोला बारूद दे सकते हैं। ठीक, या फिर कोई भी साधन उपलब्ध करा सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, बचने के लिए आप मदद कर सकते हैं किसी व्यक्ति की। इसी को बोला जाता है हार्बर। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको धारा 2 की 14वें क्लॉज की बात हमने करी थी। धारा 2 की 14वें क्लॉज में मैंने आपसे कहा था, एक हेडिंग बना लीजिएगा, इंजरी, जिसे आप क्षति बोलते हो। क्षति को इंजरी बोला जाता है इंग्लिश में। मैंने कहा था कि धारा 2 का 14वां क्लॉज इंजरी की बात करता है, क्षति की बात करता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पूरे टॉपिक की, डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और जो भी डाउट्स आपके हैं उन डाउट्स को भी क्लियर करने का पूर्ण प्रयास हमारा रहेगा। हेडिंग बनाइएगा दोस्त, इंजरी। क्या हेडिंग आप बनाएंगे? हेडिंग बनाइएगा, धारा 2 का 14वां क्लॉज किसकी व्याख्या करता है या किसके बारे में बताता है? तो याद रखिएगा, धारा 2 का 14वां जो क्लॉज है दोस्त, ये इंजरी की बात करता है। इंजरी की बात करता है। इंजरी को क्या बोलते हैं? इसी को तो आप क्षति बोलते हो ना। इसी को क्या बोलते हो? तो आप कहेंगे सर इसी को हम क्षति बोलते हैं। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि धारा 2 परिभाषा के बारे में जानी जाती है, यानी ये आपको परिभाषाएं बताती है। ये बात मैंने आपसे कंफर्म करी थी ना। ये धारा 2 किसको बताती है? तो आपने कहा सर परिभाषाओं को बताने का काम धारा 2 का होता है। अब परिभाषाओं के तौर पर धारा 2 का 14वां क्लॉज जो कि क्षति या इंजरी से जुड़ा है, तो ये इंजरी की परिभाषा को बताएगा। तो इंजरी की परिभाषा क्या होगी, इस बात को समझिएगा। ये जो साथियों इंजरी शब्द है ना, इंजरी शब्द अगर आपसे बात करें तो किसी भी तरह की अपहानि का प्रतीक है। किसी भी प्रकार की अपहानि का प्रतीक क्या है भाई? ये क्षति शब्द किसी भी प्रकार की अपहानि का प्रतीक है जो किसी व्यक्ति के, अब किसी व्यक्ति के शरीर से संबंधित हो सकता है ना, शरीर से संबंधित हो सकता है, मन से संबंधित हो सकता है, ख्याति से संबंधित हो सकता है, या फिर संपत्ति से संबंधित हो सकता है। इन सबको अवैध रूप से पहुंचाई गई
क्षति या पहुंचाया गया नुकसान ही इंजरी के फॉर्म में आएगा, यानी इंजरी के तौर पर उसे परिभाषित किया जाएगा। मैंने क्या आपको बताया कि ये शब्द क्या परिभाषित करता है दोस्त? तो बहुत सिंपल सी बात है, इस शब्द जो है क्या परिभाषित करेगा? शब्द परिभाषित करता है। अब किसको शब्द बेटा परिभाषित करेगा? तो मैंने कहा कि किसी भी तरह की अपहानि का प्रतीक है। किसी भी तरह की किसका प्रतीक है बच्चा? आपने कहा सर किसी भी तरह की अपहानि का प्रतीक है। किसी भी तरह की अपहानि का प्रतीक है। कौन अपहानि का प्रतीक है भैया? इंजरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षति बोलते हैं। और जो काम क्या करती है, इसका काम क्या है? तो ये जो क्या काम करेगी? किसी व्यक्ति के शरीर पर आघात पहुंचाएगी ना, किसी व्यक्ति के शरीर पर आघात पहुंचा सकती है, किसी व्यक्ति के मन पर आघात पहुंचा सकती है, किसी व्यक्ति के ख्याति पर। ख्याति का मतलब समझते हो क्या बेटा? ख्याति का मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई आपकी पॉपुलैरिटी, आप मान लीजिए पॉपुलर हैं या फिर आप प्रचलित है या आपका व्यक्तित्व बना हुआ है, अगर आपके व्यक्तित्व को कोई ठेस पहुंचा दे, आपके व्यक्तित्व पर कोई लांछन लगा दे, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, ख्याति के अंतर्गत आएगा। अच्छा जी, इसके बाद और क्या हम बात कर सकते हैं? तो हम बात कर सकते हैं बेटा संपत्ति की। संपत्ति भी इसी के अंदर काउंट होगा। संपत्ति को आप क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी। इनको अवैध रूप से पहुंचाई गई हो, इनको क्या करी गई हो कि अपहानि कैसे पहुंचाई गई हो, तो आप कह सकते हैं सर अवैध रूप से पहुंचाई गई हो। अवैध रूप से पहुंचाई गई हो। अगर आप अवैध रूप से पहुंचाई गई है क्षति तो या अपहानि, तो उसी को क्या बोलेंगे? उसी को आप इंजरी बोलोगे, उसी को आप क्षति बोलोगे। बात बताओ क्लियर है? जल्दी से नोट करो, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, कुछ हमारे साथियों के सवाल हैं, उनको मैं अटेंड करते चलूँगा और बाकी आप सब कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिएगा। मैं साइड हूँ। क्लियर भाई? एक सवाल आ रहा है कविता का, सर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ऐप पर। हाँ कविता, 1-2 दिन से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, बट कल से आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर देखने को मिलेगा लाइव क्लास का एप्लीकेशन पर। ठीक? क्लियर है? और 1-2 सवाल है। वीरू का सवाल है कि सर मैं आपकी क्लास फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। चलिए कोई ना, आपका स्वागत है, सारे बच्चों का स्वागत है। ओके चलो, राम राम भाई सारे लोग। अच्छा, मैन पावर एंड प्लेसमेंट सर्विस, हेलो, क्या है भाई? एक बार अपने सवाल को थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा ना। हेलो हाय का सिलसिला चलता रहेगा और बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, अभी तबीयत थोड़ा सही है सुकन्या, तभी मैं बेहतर तरीके से आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। और तबीयत का ही इशू था जो आप सबसे मुलाकात हो नहीं पा रही थी बराबर प्रॉपर, तो कोई ना, अब प्रॉपर वे में चीज़ें मिलेंगी आपको, प्रॉपर वे में चीज़ें चलेंगी भी। थोड़ा मज़ा आएगा, चश्मा लगा लेंगे तो। चलिए विवेक जी, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं और आप लोगों का पेशेंस और पढ़ने का थोड़ा सा नज़रिया मुझे बहुत बेहतर लगता है कि आप लोग पढ़ने वालों में से है ना। कुछ होते हैं भीड़ वाले लोग, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं रेगुलर वाले। सिलेक्शन किसका होता है? तो रेगुलर वालों का ही सिलेक्शन होता है। ठीक, चलो भैया, धारा 2 के 15वें क्लॉज की बात कर लेते हैं। आप कहोगे सर जी बहुत सिंपल बात है, धारा 2 का 15वां क्लास बहुत सिंपल सी बात करता है। वो सिंपल सी बात क्या है, किसको परिभाषित करता है? तो आप कहेंगे सर अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, यानी इलीगल एंड लीगली बाउंडेड टू डू, इलीगल एंड लीगली बाउंडेड टू डू को परिभाषित करता है। आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है, डिफाइन करता है, यानी अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। इसको डिफाइन करेगा, लिख सकते हैं आप सर ये अवैध
एवं करने के लिए वैध आयुध को, ठीक, आयुध को डिफाइन करेगा, या फिर आप कह सकते हैं सर आबद्ध को डिफाइन करेगा, आबद्ध को डिफाइन करेगा। यानी इसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा भैया, हिंदी बड़ा टर्म थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, इंग्लिश में लिखिएगा इलीगल एंड, लिखें आप इलीगल एंड लीगली बाउंडेड टू डू, इलीगल एंड लीगली बाउंडेड टू डू। क्लियर? चलिए दोस्त, इतनी बात एकदम कंफर्म हुई होगी, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि ये बात क्या डिफाइन करता है। ये टर्म थोड़ा अटपटा आपको देखने को लग सकता है, बट इसकी बातें जो है ना वो सोने की तरह खरी हैं ना। आप कहोगे सर हीरे की तरह खरी है कि सोने की तरह? चलो कोई ना, समझिए ये परिभाषित क्या करता है। इस धारा के अनुसार अवैध शब्द किस बात पर लागू होगा, उस बात को समझना आपके लिए जरूरी है कि भाई अवैध शब्द किस बात पर लागू होगा। पहली बात तो ये, अपराध आपने सुना है, अगर अपराध होगा तो अवैध शब्द लागू होगा। पहली बात कि अपराध हो, दूसरी बात कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध या फिर मना किया गया हो। भाई लॉ ने जिसको मना कर दिया हो, कानून ने जिस कार्य को करने के लिए मना कर दिया होगा, वो कार्य क्या हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे गुरुजी वो तो अवैध की कैटेगरी में आएगा, अपराध है वो भी अवैध की कैटेगरी में। आगे मैं आपसे बात करूं, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। सिविल कार्रवाई के लिए अगर कोई भी चीज, कोई भी कार्य अगर क्या करती हो, आधार उत्पन्न करती हो जिस पर सिविल कार्रवाई हो सके, तब भी अवैध की कैटेगरी में वो काउंट किया जाएगा। और एक बात कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति किसी बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जा सकता है। यानी इस तरह का कोई भी व्यक्ति है तो उसे भाई साहब कार्य करने के लिए, बात करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जा सकता है कि भैया वैध रूप से, लीगल रूप से काम करो। ऐसा ना कि आप इलीगल काम कर रहे हो और अगर आप इलीगल काम करोगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात आपको देखने को मिल सकती है। मेरी बात क्लियर है? क्लियर हो गई हो तो लिखिएगा, इस धारा के अनुसार अवैध शब्द उस बात पर लागू होगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं अवैध शब्द उस बात पर लागू होगा, अवैध शब्द उस बात पर लागू होगा। अब मेरे भाई किस बात पर लागू होगा थोड़ा सा समझिएगा, वो बात कौन सी है? तो मेरे भैया पहली बात है कि अगर अपराध हो तो वहां पे अवैध शब्द लागू होगा, अवैध शब्द परिभाषित होगा। अच्छा जी, दूसरा कि विधि द्वारा अमान्य हो, विधि द्वारा अमान्य, अमान्य का मतलब है कि मना किया गया हो, या विधि द्वारा आप कह सकते हैं सर प्रतिषिद्ध हो। विधि द्वारा क्या हो बेटा? आप कहेंगे सर प्रतिषिद्ध हो, या इसी को क्या कह सकते हैं कि विधि द्वारा मना हो। विधि द्वारा मना हो तो भी वो क्या कहा जाएगा? अवैध की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, ये भी बात नोट कर लीजिएगा कि भाई साहब अगर सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, वो भी किस में आएगा? तो अवैध की श्रेणी में ये भी आपका काउंट किया जाएगा। बात कंफर्म हो गई? बताओ जल्दी से। धारा 2 का 15वां क्लॉज क्लियर है? ऑल राइट, ओके, चलो आगे बात करते हैं। धारा 2 के 16वें क्लॉज की बात करते हैं।
16वें क्लॉज के अंदर न्यायाधीश के बारे में बात करी गई है, न्यायाधीश को परिभाषित करा गया है। न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे साहब जज बोलते हैं, यानी जज साहब ना। आपको क्या बनना है? जज बनना है या वकील बनना है या लॉयर बनना है? कभी आपने सोचा है कि भाई वकील, लॉयर, जज, इन सब में डिफरेंस क्या है? बैरिस्टर क्या है? कभी डिफरेंस अगर आपको पता हो तो बताइएगा, बैरिस्टर और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है? ऐसा कहा जाता है ना कि गांधी जी बैरिस्टर थे, और इंडिया में अगर मैं बात करूं लॉयर की, तो लॉयर कोई पर्सन है, कहते हैं भाई फलाने वकील हैं। तो दोनों के बीच, बैरिस्टर और वकील के बीच क्या डिफरेंस है? क्या आपको पता है? चलिए, कुछ हमारे साथियों के सवाल हैं, उन सवालों पर मैं अटेंड कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, मानव सर की क्लास नहीं मिल पाई। हाँ भाई केसरी मल, थोड़ा मानव सर की पर्सनल प्रॉब्लम है, घर की थोड़ी दिक्कत चल रही है इस टाइम पे ना, उस कारण से मानव सर की क्लास आज भी नहीं हो पाई, कल भी नहीं हो पाई थी। ठीक, लेकिन कल प्रॉपर वे में सर भी क्लास लेने आएंगे, थोड़ा हॉस्पिटल में थे वो, तो कुछ ऐसे रीजंस है ना। चलिए, धन्यवाद सुकन्या एंड ऑल, बहुत बहुत आप सबका आभार। ओके, मानव सर पढ़ाएंगे भाई श्रीकांत कल से उनका टाइमिंग वही है, थोड़ी तबीयत खराब है उनकी, एक परिजन की घर में। क्लियर? ठीक, और भाई बेयर एक्ट वगैरह भी ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है, आप नोट्स से भी काम चला सकते हो। मैं फिल्टर करके चीज़ें आपको दे रहा हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से कंटेंट खरीदने की, क्योंकि देखो यार, आपको सब कहते नहीं है खोजा खोजा मिल रहा है। खोजा खोजा आई मीन कहने का मतलब ये भाई, मैं आपको चीज़ें फिल्टर करके दे रहा हूँ, तो क्यों ही परेशान हो? बना बनाया मिल रहा है, आराम से खाओ, क्यों ही बनाने के चक्कर में पड़े हो ना। तो जब तक बना बनाया मिले तब तक खाओ, और बाकी जब दिक्कत हो तो खुद बनाओ, मतलब कहने का समझ रहे हो। अब आपको अगर सारी चीज़ें अच्छे से मिल जा रही हैं तो फिर बहुत किताबें पलटने का फ़ायदा नहीं है। एक ही किताब पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक, एक लास्ट सवाल मैं अटेंड कर लेता हूँ, बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्मिता का सवाल है बड़ा भारी सा। अच्छा, उन्होंने जवाब दिया है, गांधी जी अफ्रीका से पढ़कर आए थे, जो गांधी जी को बैरिस्टर बोला जाता था, और जो इंडिया में पढ़ाई करता है उसे लॉयर बोला जाता है। वाह भाई। और एक जवाब आया है इसी को लेकर वीरू का, कि सर जो विदेश से लॉ की पढ़ाई करते हैं वो बैरिस्टर होते हैं। अच्छा जी, एक सुकन्या का भी इस पे अपना जजमेंट है, क्या है भाई, मतलब स्टेटमेंट है बोल सकते हैं, कि लॉयर whom only take LLB डिग्री, एडवोकेट पास काउंसलिंग एग्जाम ऑल ओवर इंडिया एंड बैरिस्टर कम आफ्टर स्टेइंग इन इंग्लैंड। ओ भाई PDF मिल जाएगी ज्योति, मैंने आपको बताया है 8 तारीख तक ना, 8 तारीख तक आपको मिल जाएगी हर हालत में। हो सकता है मे भी कल भी आ जाए, जैसे आएगी मैं अपडेट करा दूंगा। ओके, चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट। बात करते हैं हम अगले धारा के अगले सेक्शन की, मतलब सेक्शन के क्लॉज की बात करते हैं, यानी धारा 2 की 16वें क्लॉज की बात करते हैं। तो किसको डिफाइन करा गया है दोस्त धारा 2 के 16वें क्लॉज में? तो आप बात करेंगे किसको डिफाइन किया गया है, तो आप कहेंगे सर जी न्यायाधीश को डिफाइन किया गया है। न्यायाधीश को क्या बोला जाता है? इसी को तो साथियों जज बोलते हैं ना, जज बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप कहोगे सर जी हमको भी तो जज ही बनना है ना। चलो, जज बनना है तो जल्दी से बताओ कि जज के बारे में धारा 2 के 16वें क्लॉज के अंदर क्या बात कही गई है, क्या कहा गया है? कहा गया है भैया, न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है, न्यायाधीश एक ऐसी प्रतिभूति है, न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया हो, यानी न्यायाधीश के रूप में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया हो शासकीय रूप में, और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आ सकता है, और उस व्यक्ति के पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उन क्वालिटीज की बात करते हैं। अच्छा जी, आपने क्या बताया कि न्यायाधीश कोई भी हो सकता है, एनीवन ना, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी का मतलब उसकी कुछ अपनी स्पेशल कह सकते हैं भाई, उसके पास क्वालिटी होगी।
भाई आपके पास स्पेशल क्वालिटी नहीं होगी तो क्या आप ऐसे ही न्यायाधीश हो जाओगे, जज हो जाओगे? नहीं ना, किसी को ऐसे उठा के तो न्यायाधीश बनाया नहीं जा सकता। कोई भाई चपरासी उठा के उसको जज बना दो, उठा के ऐसे जज बना दोगे तो क्या मर्यादा रह जाएगी? क्या वो जजमेंट दे पाएगा बेहतर तरीके से? नहीं ना। तो मतलब कुल मिला के भाई साहब उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास कौशल गुण होना चाहिए और कुछ स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी सिविल या फिर आप कह सकते हैं क्रिमिनल, सिविल या क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई में अंतिम निर्णय देने के लिए या अंतिम अपील करने के लिए सशक्त किया गया हो। कहने का मतलब ये भाई साहब कि निर्णय देने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। पहली बात, क्या वो सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, दोनों ही मामलों में अपने जजमेंट देने के योग्य हो, अपने फैसले को सुनाने की योग्य हो। पहली बात क्लियर हो गई कि भाई साहब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में अपना जजमेंट देने के योग्य हो। अब ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ सिविल के मामले आते हों या फिर क्रिमिनल के मामले आते हों या फिर दोनों के ही मामले उसको ना पता हो और वो जज बन गया हो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, यानी यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को सॉल्व करने की पावर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाओ, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हो ना। कई लोग हैं मतलब मैंने देखा हुआ है, बोलेंगे भाई मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़े हो ये तो बताओ। भाई लगता है कि यार बस पढ़ लिया हूँ ये नहीं पता क्या पढ़ा हूँ ना। तो देखो मैंने क्या कहा, न्यायाधीश क्या है? तो न्यायाधीश एक प्रकार की व्यक्ति अभिभूति आप कह सकते हैं या व्यक्ति अभिप्रेत कह सकते हैं, है। न्यायाधीश एक व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी एक पर्सनालिटी है। अब इस पर्सनालिटी के पास क्या होना चाहिए? इसके अंतर्गत कौन आ सकता है? याद रखिएगा, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आ सकता है। क्लियर है भैया? इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आ सकता। कोई व्यक्ति आएगा को मतलब क्या है भैया? सिंपल सी बात है कि उस व्यक्ति के पास, जो भी व्यक्ति है उसके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों ही कार्रवाई करने या अंतिम निर्णय देने का कह सकते हैं, मतलब अंतिम निर्णय देने के लिए उसे सख्त किया गया हो, कानून द्वारा वो नियुक्त किया गया हो कि वो सिविल और दांडिक यानी आप कह सकते हो क्रिमिनल दोनों ही मामलों में अपना जजमेंट दे पाए, अपना अंतिम निर्णय दे पाए। ठीक, आप कह सकते हैं इसके अंदर कानून द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो सिविल व देखिएगा, कानून द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति जो सिविल व दांडिक जो कानूनी कार्रवाई है उसमें अंतिम निर्णय देने की योग्य हो। कार्यवाही में अंतिम निर्णय देने की योग्य हो, अंतिम निर्णय देने की योग्य हो। बात कंफर्म हो गई इतनी? अच्छा जी, इसके बाद आगे मैं बात करता हूं और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या बात होनी चाहिए। याद रखिएगा, जो उन व्यक्तियों में से एक हो जिसे भाई साहब कुल मिला के एक कह सकते हैं निर्णय देने या फिर कानून द्वारा सशक्त किया गया हो। यानी भैया कुल मिला के व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति सक्षम है और सभी
योग्यताओं को पूर्ण कर रखता है, योग्यताओं की पूर्णता रखता है। क्लियर है? मतलब ऐसा व्यक्ति हो जो सक्षम हो और सभी योग्यताओं की पूर्णता रखता हो, यानी उसके अंदर सभी क्वालिटीज, सभी योग्यताएं हैं, तो वो व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है। और न्यायाधीश सभी व्यक्ति हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसके पास न्यायाधीश बनने की क्वालिटी होगी। आपके अंदर अगर जज बनने की क्वालिटी है तो बेशक आप भी जज हो सकते हैं। आपके अंदर जज बनने की क्वालिटी नहीं है तो आप कतई कभी भी जीवन में जज नहीं बन पाएंगे। ठीक? और वो क्वालिटीज बचपन से नहीं आती, क्वालिटीज बनानी पड़ती है, व्यक्तित्व अपना निर्माण करना पड़ता है, व्यक्तित्व अपना खुद ही बनाना पड़ता है। वो कैसे बनता है वो अलग विषय वस्तु है, उस पर हम कभी विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। ठीक? स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिएगा। बाकी बैच के अंदर आपको PDF अपडेटेड मिल जाएगी हर वीडियो लेक्चर के नीचे, वहाँ से भी आप अपने नोट्स को क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। अगर आपका कोई भी जायज़ सवाल रहता है तो आप अपने सवाल हम तक पहुँचा भी सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक? क्लियर है? चलिए भाई, आगे मैं चर्चा आपसे करता हूँ धारा 2 के 17वें क्लॉज की। किसकी बात करेंगे? तो धारा 2 का 17वां क्लॉज क्या कहता है? दोस्त, धारा 2 के 17वें क्लॉज की बात करें तो धारा 2 का 17वां क्लॉज लाइफ के बारे में बताता है, जीवन के बारे में बताता है कि भाई जीवन क्या है। ये रंगमंच, ये जो खेल चल रहा है, ये खेल है क्या, ये रंगमंच है क्या, ये जीवन है क्या, इसके बारे में बताता है। ठीक? चलिए, हाँ जी बिल्कुल फैज़ान, सारे सवालों के जवाब भी मैं देता रहूँगा, डोंट वरी। और मैं जवाब देने के लिए ही आया हूँ। ठीक? और मेरा मानना भी वही है जो आपका मानना है। एक बेहतर टीचर वही है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए, क्योंकि पढ़ने वालों के तो डाउट होते नहीं हैं और पढ़ने वालों को सब पढ़ा लेते हैं। जिसको कुछ नहीं आता उसको पढ़ाना ही तो चैलेंज है ना। ठीक? तो डोंट वरी, आप हमारी क्लास में हैं और आपको सिखाना मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है, और उसका निर्वहन मैं बहुत बेहतर तरीके से करूँगा, और आप भी अपने सहयोग को बना के रखें। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर जीवन की। जीवन यानी लाइफ को परिभाषित कौन करता है? तो आप कहेंगे धारा 2 की 17वां क्लॉज इसको परिभाषित करता है, जीवन को। जीवन को क्या बोला जाता है? लाइफ। ठीक? इसमें क्या परिभाषित करा गया है? तो जीवन शब्द जो है, कहा गया है कि मानव के जीवन का प्रतीक है जीवन शब्द। जीवन शब्द के अंतर्गत किसको परिभाषित करा गया है? तो आप कहेंगे सर जी जीवन शब्द मानव के जीवन का प्रतीक है। ठीक? मानव के जीवन का प्रतीक है। कौन सा शब्द बच्चा? तो आप कहेंगे गुरुजी जीवन शब्द मानव के जीवन का प्रतीक है जो डिफाइन करा गया है। क्लियर? बात करते हैं धारा मतलब क्लॉज 17 हो गया। अब क्लॉज 18 की बात कर लेते हैं। क्लॉज 18 के अंदर क्या बात है? तो क्लॉज 18 के अंदर लोकल लॉज के बारे में बात की गई है, स्थानीय विधियां के बारे में बात की गई है। स्थानीय विधियां क्या है बच्चा? लोकल लॉज क्या है? यानी कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो आपके एरिया के नियम होते हैं ना। अब जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, सपोज दैट उस कॉलोनी का अपना एक नियम होगा, अपना एक लोकल लॉ होगा कि भाई कॉलोनी की गेट पर कोई लड़का नहीं दिखना चाहिए, कॉलोनी के अंदर अगर कोई आता है तो वो सभ्य तरीके से आए, गाली गलौज ना दे, किसी को मारे पीटे नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारे नियम अगर कोई बनाता है उस कॉलोनी के केवल अंदर वो नियम अप्लाई होता है, मतलब टर्म और कंडीशन के तौर पर, तो वो लोकल लॉज के तौर पर काउंट हो सकता है। बट यहाँ पे लोकल लॉज या स्थानीय विधि का तर्क क्या होगा? तो यहाँ पर स्थानीय विधि के तर्क की मैं बात करूँ तो स्थानीय विधि वह है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू हो। यानी भारत के किसी विशिष्ट भाग, किसी विशिष्ट स्थान पर जो विधि, जो नियम, जो कानून लागू होगा उसे ही तो लोकल लॉज बोलोगे।
वही तो स्थानीय विधि है ना। क्या मैंने कहा? मैंने आपसे कहा दोस्त, ये स्थानीय विधि को परिभाषित करता है। इसको परिभाषित करता है मेरे भाई, तो ये परिभाषित करता है स्थानीय विधि को। स्थानीय विधि इसको क्या बोला जाता है? तो इसी को दोस्त लोकल लॉज बोलते हैं ना, इसी को लोकल लॉ बोलते हैं। लोकल लॉ का तर्क सिर्फ इतना है कि भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के विशिष्ट भाग में भारत के विशिष्ट भाग में लागू विधि, विशिष्ट भाग में लागू की गई विधि, क्लियर भैया? यानी भारत के विशिष्ट, किसी विशिष्ट भाग में लागू की गई विधि को ही आप क्या बोलेंगे? स्थानीय विधि बोलेंगे। ये आपका धारा 2 का 18वें क्लॉज के अंदर ये बात आपसे करी गई है। अच्छा जी, 18वें क्लॉज के बाद हम बात करते हैं धारा 2 के 19वें क्लॉज की। 19वें क्लॉज की बात करते हैं। 19वें क्लॉज के अंदर क्या डिफाइन है? डू यू नो इट? क्या आपको ये बात पता है? तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे मास्टर साहब पुरुष की बात हुई है, मेल की बात हुई है ना, मेल। चलो नोट करो, नोट कर लो भैया, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ना। मेल के बारे में बात है। मेल, मेल यानी पुरुष की बात है। पुरुष का मतलब बड़ा सिंपल सा है, क्या है? किसी भी उम्र का मानव नर है, किसी भी उम्र का मानव हो वो नर है ना। चलो लिख लो, पुरुष का मतलब, इसका मतलब क्या परिभाषित है? किसी भी उम्र का मानव ना, ऐसे लिखो, किसी भी उम्र का मानव नर है। ठीक, देखो भैया, आप लोग परेशान ना हो जाया करो एक सेकंड में कि गुरुजी कमेंट हमारे नहीं पिक करते हैं, और पिक ना करने के पीछे की रीज़न है, बाद में ये कमेंट आता है आप लोगों के ही द्वारा कि सर जी हम रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हैं, बड़ा इंटरप्ट हो रहा है। आप बार बार कमेंट लेते हैं ना, बार बार किसी का नाम लेते हैं ना, किसी को बार बार कुछ बताते हैं ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन खराब होता है। इसीलिए पहले हम टॉपिक को लेते हैं, फिर कुछ आपके जो नेसेसरी कमेंट्स रहते हैं उनको पिक कर लिया जाता है। और उम्मीद करेंगे ये तरीका आपको भी अच्छा लग रहा होगा और आप भी इसका सहयोग करेंगे। ठीक, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। वही तो बात है भैया, भूल गए यार। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना कभी कभी क्लास में कि मुझे खुद से अंदर से हंसी आती है कि भाई ये अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं या सामने वाले का ना। कभी कभी आपको भी लगता होगा भाई ये अपना खराब कर रहे हैं या सामने वाले का खराब कर रहे हैं। चलिए वही ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए भाई, ये हो गया धारा 2 का 19वां क्लॉज। 20वें क्लॉज में क्या बात है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, समझ में आया सबको? समझ में आया ना? आगे बात करूं? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे। हाँ बहुत सही सुनी है सुकन्या। कहाँ से भाई साहब, कुछ भी कोई बात नहीं बच्चा। आप लोग देखिए, मेन बात है जब अच्छे से चीज़ें चल रही हो ना तो पढ़ने पर फोकस करा करिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है सबके पास, और जाहिर सी बात है, और यही टाइम है कुछ बेहतर करने का, कुछ बेहतर करने का यही टाइम है। और मैं ये कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं, आप समझिएगा एज अ बड़ा भाई समझ सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर एक, कहते हैं ना, हर एक चीज़ का टाइम होता है। तो आप पढ़ने के टाइम पर पढ़िए, बात करने के टाइम पे बात करिए, और जीवन में और भी सारी चीज़ें हैं, सब करिए, कोई ना ना। चलो चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समझ में आया ना सबको?
भाई एक तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक मैं क्लास पढ़ा रहा था, डीलेट के बच्चे थे, छोटे छोटे वाले ना, थोड़े से वो कहते हैं मैच्योर नहीं होते वो बच्चे, आपस में बतियाते रहते हैं क्लास के अंदर, हमेशा बतियाते रहते हैं। एक बच्चा कह रहा था कि भाई मेरे पास ये दुख है, ये दर्द है, एक दूसरे को भाई दुख शेयर कर रहे हैं। हम के वाह, मतलब सारा दिन का जो नहीं होता कि एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि चलो सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, अब बतियाते हैं सर की क्लास में, बात कर लेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा ना। चलिए कोई ना, उसी में मैंने कहा था कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे। ठीक, चलिए कोई ना, कुछ नहीं आता, डोंट वरी, कोई जीवन में सीख कर नहीं आया है। ठीक, यहीं पर सबने सीखा है, जीरो से शुरुआत करी है और आज बेशक बेहतर मुकाम पे हैं, और सबने सीखा, खुद को बेहतर बनाया, तो आप भी खुद को बेहतर बना सकते हैं। चलिए बाकी अन्यथा की बातों को छोड़ते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक पर। बात कर रहे हैं हम धारा 2 के 20वें क्लॉज की। 20वें क्लॉज के अंदर हम किसको डिफाइन करते हैं, मतलब बीएनएस किसको डिफाइन करता है, तो महीने और वर्ष को डिफाइन करता है, मंथ एंड ईयर को डिफाइन करता है। भाई मंथ और ईयर को कौन डिफाइन करता है, तो आप कहोगे मास्टर साहब धारा 2 का 20वां क्लॉज ये मंथ एंड ईयर को डिफाइन करता है, मंथ एंड ईयर को डिफाइन करता है, यानी आप क्या कह सकते हो सर जी, महीने व वर्ष को डिफाइन करने का काम करता है, परिभाषित करने का काम करता है। अच्छा जी, महीने और वर्ष इस शब्द का प्रयोग अगर मैं बात करूं तो प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वहाँ यह समझा जाएगा जहाँ पर आप कहेंगे कौन से कैलेंडर, तो आपको पता होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मंथ और ईयर जो काउंट होगा ना, वो ग्रिगोरियन, लिख लीजिएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक बच्चा, क्लियर है, लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं धारा 2 के 21वें क्लॉज की ना, धारा 2 के 21वें क्लॉज की। अब धारा 2 के 21वें क्लॉज में किसकी बात है, तो चल संपत्ति की बात है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है ना बच्चा, किसकी होती है, देखिएगा, चल संपत्ति, चल संपत्ति। ठीक भैया, देखो इसको क्या बोलेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है धारा 2 के 21वें क्लॉज के अंदर। अच्छा ये बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप ले जा सको, उसी को तो मूवेबल प्रॉपर्टी बोलोगे ना। कहने का मतलब है भैया इसमें भूमि और चीज़ें जो भूबद्ध या फिर आप कह सकते हैं अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को आप मूवेबल संपत्ति या चल संपत्ति बोलोगे। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे वन प्लेस से अनदर प्लेस आप लेके जा सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक, समझ में आया, जो मूव करेगा, जो प्रॉपर्टी मूव करेगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अच्छा जी ये बताओ हमको, सारे बच्चे बताना ना, ये बताइए क्या जमीन, आप संपत्ति की बात कर रहे हैं, जमीन क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी, बताएं सारे बच्चे, क्या जमीन, या फिर आप कह लो सर जी बहुत सिंपल सा कि अगर भूमि है ना, तो क्या भूमि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी, जल्दी से बताइएगा। क्लियर, असरार भैया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी पेड बैच के अंदर पढ़ाया गया है पूरा, तो बैच आप देख लीजिएगा, सारा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, ना मिलेगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और चार टेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ जी, कहाँ से एग्जाम्पल लाते हैं,
चलिए, काजल का एक सवाल है कि सर इसमें भूमि अस्थायी रूप से धरती से जुड़ी हुई चीजें शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया, एक नंबर। यानी जिस प्रॉपर्टी को, अच्छा ये बताओ, भूमि है ना, भूमि को इधर उधर तो ले नहीं जा सकते ना? ले जा सकते हो क्या? जकड़ी है ना, यानी आपने कहीं पर 2 बीघा जमीन खरीद लिया। अब 2 बीघा जमीन मान लीजिए आपने दिल्ली में खरीदा है। अब दिल्ली से उसे क्या आप इलाहाबाद या प्रयागराज ट्रांसफर करा सकते हो क्या? ऐसा है क्या? ट्रांसफर करा सकते हो क्या? नहीं ना, ट्रांसफर नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं आएगी जी। बिल्कुल 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 सही है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, सारे सवाल सही हैं। मतलब जवाब जिनके भी आ रहे हैं, काजल, ज्योति एंड अदर पर्सन, सबके सही हैं। चल संपत्ति के अंदर भूमि और वो चीज़ें जो जकड़ी हुई हैं, जो अस्थायी रूप से हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी चल संपत्ति है। लिख लीजिएगा, भूमि व अस्थायी रूप से जकड़ी हुई प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर? इसको छोड़कर सभी प्रॉपर्टी। ठीक भैया, यानी ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़कर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएगी। मेरे भाई समझ आया? बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। चलो देखो, बात समझ आई होगी ना? आगे बात करें। 21 तक बात हो गई है, 21 तक बात हो गई ना। बात करते हैं 22 की। 22 में क्या दिया गया है भाई, बताओ? क्लॉज 22 के अंदर किसकी बात है? आप कहेंगे सर वचन की बात है। वचन से बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी ना। 7 वचन 7 फेरे वाली नहीं, नंबर की बात है। हिंदी में बोलते हैं वचन नंबर। ठीक, वचन में एक वचन बहुवचन की बात है। देखिए, वचन का सेंस लॉ के टर्म में अगर देखा जाए ना, 2 अर्थों में प्रयुक्त होगा। 2 अर्थों में, एक एग्रीमेंट वाला, याद है कि नहीं याद है? आपने हमें वचन दिया है कि आप हमें ताउम्र आप हमारा साथ निभाएंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया एक वचन। एक वचन होता है भाई, एक वचन बहुवचन, मतलब एक नंबर को डिफाइन करता है ना। चलो भैया, बहुत बढ़िया। हरदेश का एक बड़ा अच्छा सा सवाल, बहुत बड़ा सा लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? हरदेश, आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि आप सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कराओ। सर जी, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता है, मेरे आपके पास आया हूँ, इसीलिए पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। बस सिलेबस कंप्लीट कर दो, बाकी तो मैं एकदम रट लूँगा। अच्छा भाई, कोई ना, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हरदेश। वही कल से कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी जितना भी नुकसान हुआ ना, कल से आपकी क्लासेस लगभग 7 से 8 घंटे की होंगी, जो लॉ की ही होंगी। सारा सिलेबस 15 से 20 दिन में कंप्लीट। फिर पढ़िए, आप लोग रिवीजन करते रहिए। हाँ जी, मिल जाएगा सारा असरार। इंडिविजुअल कोर्स में जाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट की भी सेम इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई केसरीमल, जो भी आप है ना। हाँ देखो, जो मैं पढ़ाता हूँ पूरा डीप पढ़ाता हूँ भाई, हर जगह आएगा। मैं कभी इसको डिवाइड नहीं करता। यूट्यूब पर जितनी क्लासेस हैं वो कैटेगराइज नहीं होती हैं, पहले मैं बता दूँ। एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो क्लासेस कैटेगराइज हो जाएंगी। कैटेगराइज होने का मतलब ये है कि भाई साहब, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो तो वो प्रॉपर सेकेंड सेमेस्टर में ही काम आएगा। आप फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हो तो प्रॉपर फर्स्ट में ही काम आएगा, मतलब अदर में भी आ सकता है। बट अगर आप यूट्यूब पर सेशंस देख रहे हो, जितने भी सेशन आपके यूट्यूब पर चलते हैं, उनमें पूरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादातर कंटेंट जुडिशरी का ही पढ़ाते हैं, ताकि लॉ वाला भी कंप्लीट हो जाए और अदर एग्जाम के बैकग्राउंड वाले जो क्वेश्चन है ना, वो भी कंप्लीट हो जाए। ये पूरी मेरी कोशिश रहती है। ठीक, चलो आप लोग ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। वीडियो डोंट वरी, सारे यूनिवर्सिटीज का है, ठीक, कॉमन। आगे बात करते हैं। मैंने कहा धारा 2 का 22वां, क्या? तो आप कहेंगे धारा 2 का 22वां क्लॉज। ठीक, धारा 2 की 22वें क्लॉज की मैं बात करूं तो 22वें क्लॉज के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा धारा 2 के? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सिंपल सा वचन। वचन को बोला जाता है नंबर। ठीक, नंबर।
ये स्पेशली लिख लीजिएगा नंबर, वचन कभी कभी कंफ्यूज करता है। और लिख लीजिए इसका मतलब होगा भाई एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ना, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन इत्यादि लिख लीजिएगा। एक वचन बहुवचन में होगा। ठीक, इसका मतलब यही होगा, नंबर से एक वचन बहुवचन से होगा। इसका तर्क कुछ और मत लगाइएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं जहाँ पे जरूरी बातें हैं। 23 की। 23 जो क्लॉज है वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बात करता है। शपथ का मतलब क्या है मेरे भाई? क्या आपको पता है शपथ का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं फलाने इस पोस्ट पर है, उन्होंने उस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए शपथ ली है, पहले शपथ ली है ना। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, मे भी आप हो सकता है रियल लाइफ में भी देखे हो किसी को शपथ लेते हुए। ठीक, शपथ ली जाती है कि मैं भाई भारतीय संविधान और वगैरह वगैरह सबको साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी नियम कानून है, मैं पूरी तरह से आपको नहीं बता रहा हूँ, जो भी नियम कानून है उनके थ्रू अपनी सेवा को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ दूंगा वगैरह वगैरह। इसका मतलब आप अगर बात करें तो शपथ का मतलब क्या है, केवल हमें इस पर चर्चा करनी है। तो साथियों ये एक प्रकार की अनाउंसमेंट होती है। क्या होती है? आप कहेंगे गुरुजी एक प्रकार की अनाउंसमेंट है जिसको किसी लोक सेवक के सामने किया जाना या न्यायालय या सबूत के लिए उपयोग किया जाना होता है। यह एक प्रकार की क्या है? तो आप कहेंगे घोषणा है, अनाउंसमेंट है। ये किसके सामने हो सकती है? लोक सेवक के सामने हो सकती है, न्यायालय के सामने हो सकती है, या बतौर सबूत के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है शपथ का, कि फलाने आपने ये पोस्ट ज्वाइन करने से पहले ये शपथ लिया था कि आप पूरी निष्ठा से सेवा देंगे, लेकिन आपने उस निष्ठा, उस मर्यादा को लांघ दिया है और आप फिलहाल आप उस पोस्ट, उस पद के लायक नहीं हैं। तो भाई अब लायक नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर सजा मिलेगी ना उसकी। ठीक, चलिए दोस्त शपथ के बारे में लिखिए कि यह एक प्रकार की अनाउंसमेंट है। ओके, हाँ ये बहुत बढ़िया सही बोला आपने हरदेश, कि कम से कम अब धीरे धीरे जो नियम हैं वो बन रहे हैं कि अब आपको एलएलबी में 70% अप्रॉक्स होना चाहिए, तभी आप जुडिशरी के लिए अप्लाई कर पाओगे। योग्यताएं जल्द ही बनेंगी, उन पर बाउंडेशन लगने के चांसेस हैं, लग सकते हैं, इसलिए पढ़िए अच्छे से। परसेंटेज भी अब आपका मैटर करेगा। अगर आपको जुडिशरी सर्विसेज में जाना है तो अब परसेंटेज भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक कह सकते हैं बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक, बाकी आगे के जो भी चीज़ें होंगी उन्हें बताया जाएगा। शिल्पी डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव भी करवाए जाएंगे। ठीक, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद। वकालत, हाँ सायरा बानो जो भी आपका नेम है भैया, लाइव क्लास है, डोंट वरी। हाँ आया तो है, आया भैया, सुनने वाली बात नहीं है, आया बहुत सारे बच्चों का। आप पढ़ेंगे तो आपका भी आएगा। लिखिएगा शपथ के बारे में कि यह एक घोषणा होती है, अनाउंसमेंट है। यह घोषणा है, अनाउंसमेंट है। अब अनाउंसमेंट के अंदर होता क्या भैया? अनाउंसमेंट है और ये किसके सामने होती है? तो आप कह सकते हैं सर लोक सेवक के सामने, न्यायालय के सामने। ठीक, लोक सेवक के सामने, न्यायालय के सामने, या सबूत के तौर पर यूज की जा सकती है। ये बात याद रखिएगा। कुल मिला के यह एक घोषणा होती है, एक अनाउंसमेंट होती है, इस बात को ज़्यादातर याद रखें आप। ठीक, ये क्या है? तो यह एक प्रकार की अनाउंसमेंट है जो कि लोक सेवक के सामने या फिर न्यायालय के सामने ली जाती है, या बताई जाती है, बोली जाती है, घोषणा की जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं ना। 2 का 24। ठीक है भैया, आगे बात करें
अगर 24वें क्लॉज की बात करें तो 24वें क्लॉज के अंदर अपराध या फिर आप कह सकते हो सर क्राइम की बात है। इसकी बात है अपराध की। अपराध को क्या बोला जाता है? इसी को तो दोस्त क्राइम बोलते हैं ना, क्राइम। चलिए बताओ क्राइम का मतलब क्या है? जल्दी से, किसी का गलत होना नहीं चाहिए। अपराध शब्द की बात क्या है, मतलब कुल मिला के मतलब बताओ यार। हटाओ सारी बात हटाओ, सीधा बताओ मतलब क्या होता है अपराध का, और इसमें क्या डिफाइन है वो बात मैं अभी आपको समझा दूंगा एक एक बात साधारण शब्दों में। बिल्कुल बताओ पहले सारे लोग, क्योंकि बहुत मैंने आपको सिखाया है इसके पहले, जितनी भी क्लासेज हुई सब में मैंने क्राइम की बात करी है। तो बताओ जल्दी से यह शब्द क्या कहता है, इसका मतलब क्या है? सारे बच्चों का आना चाहिए, 1 बाई 1 करके सबके कमेंट्स में देखूंगा। ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। क्लियर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। शिवम शुक्ला जज बने बैठे होते हैं अगर। अच्छा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। नितेश डोंट वरी, क्या है बट आप ऐप इज़ नॉट गिव। हाँ, ऐप में थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि जल्द ही चीज़ें अस्थायी हो जाएं। ऐसा है भाई, वो डिस्टर्ब होने के पीछे का सीन थोड़े थोड़े से रीज़न है, वो माइनर से रीज़न है। वो फॉल्ट हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द ही वो फॉल्ट, वो एरर्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक, इस बात के लिए थोड़ा सा आपसे मैं टाइम लेना चाहूँगा ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं भैया, बातें करने दो जिसको जो करना है, और लड़ना मतलब नहीं है ना कुछ उसका। ठीक, सौगंध और कर्तव्य में थोड़ा सा फर्क होता है बच्चा। हाँ बिल्कुल नितेश, इस बात से मैं एग्री हूँ आपकी। नोट्स वगैरह का थोड़ा सा इशू है, वो ऐप का इशू है, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा 10 के अंदर ही। पूरी कोशिश है कि हमारी 10 मार्च के अंदर सारे इशूज रिजॉल्व हो जाए, जिनके कॉल्स आए हैं उनको रिप्लाई मिल जाए पूरा कॉल करके। ठीक, ओ भाई बहुत बढ़िया। नितिन शिवम जी, क्या आपने बताया अपराध के 4 चरण से मिलकर अपराध बनता है? कोई गलत कार्य करना अमरेश का मतलब है भाई अपराध है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो, जितने भी लोगों ने बताया अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने तथ्यों के अकॉर्डिंग बहुत सही आप सबने बताने की कोशिश करी है। अब मैं भी कुछ आपको बताता हूँ कि भाई उपखंड क की बात करो या उपखंड ख की बात करो, इन दोनों अध्यायों या धाराओं के सिवाय अपराध शब्द, इस जो संहिता है बीएनएस है, इसके दंडनी में बहुत सारी बातें आती हैं। बट अगर अध्याय 3 की बात करी जाए, धारा 8 की बात करी जाए, ऐसी ढेर सारी धाराओं की बात करें, धारा 9, 49, 50, 54, 55, 60, 61, 119, 120, 123, 127, ऐसी ढेरों धाराएं हैं जिनके अंदर अपराध शब्द को डिफाइन किया गया है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक, अभी केवल आप लिखिएगा ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा अमान्य हो, बस इतना सा लिख लीजिए। इसका मतलब ऐसा कृत्य, कृत्य का मतलब काम होता है। ठीक, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा अमान्य हो, विधि द्वारा अमान्य हो। क्लियर? मतलब ऐसा काम भैया जो जो विधि जो है ना, हमारा कानून जो है, जिसको मान्यता ना दे, बोल दे भैया ये गलत काम है तो मतलब गलत काम है। अब वो अपराध की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। अब वो अपराध की कैटेगरी में आएगा, उसके पीछे कई सारे टर्म और कंडीशंस अप्लाइड हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है बच्चा? टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड, टर्म एंड कंडीशंस, कंडीशंस अप्लाइड। ठीक, ये टर्म और कंडीशन क्या अप्लाइड है, इनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया भी है, और आगे इनके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। ठीक, इसीलिए यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? बताइएगा। और अगर इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं
अगर आपको लगता है कि नहीं मास्टर साहब हमको डिफाइन करके बताइए, हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि आपने कहा कि जो कानून द्वारा अवैध कृत्य हो वो अपराध में हो जाएगा, इसका मतलब क्या सारे कृत्य अपराध में हो जाएंगे? मैंने टर्म और कंडीशन लगाया है, सारे कृत्य आपके अपराध में नहीं आएंगे, उसके पीछे की टर्म और कंडीशंस हैं, 4 स्टेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, जिनके बारे में पिछले लेक्चर के दौरान मैंने आपसे बात करी थी। ठीक, अभी आगे भी मैं बात करूंगा। अगर इस खंड के अनुसार मैं बात करूं साधारण शब्दों में कि अपराध क्या है, तो आप कह सकते हैं अपराध का मतलब किसी विशेष या स्थानीय विधि में, किसी विशेष या स्थानीय विधि में दंडनीय बनाया गया हो, किसी विशेष या स्थानीय विधि में दंड का प्रावधान हो, जिसमें दंड यानी जिसमें पनिशमेंट कम से कम 6 महीने या उससे ज़्यादा की हो, वो आपका अपराध हो जाएगा। ठीक, इसको मैं अगर अच्छे से बात करूं तो मतलब अगर इसके टर्म के अकॉर्डिंग परिभाषित मैं करूं तो साधारण शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि जिसे विशेष या स्थानीय विधि में, जिसे विशेष या स्थानीय विधि में भाई, जिसे विशेष या स्थानीय विधि में क्या हो तो दंडनीय बनाया गया हो, दंडनीय बनाया गया हो। ठीक, जिसे विशेष या स्थानीय विधि में दंडनीय बनाया गया हो और जिसमें कम से कम 6 मंथ की सजा हो, कम से कम भाई साहब, कम से कम या जिसमें सीधे लिख लो कि 6 महीने या उससे ज़्यादा की सजा हो, में 6 मंथ प्लस की सजा हो, वो अपराध की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। ठीक, क्लियर है? बताओ जल्दी से। आगे बात करूं मैं, आगे बात करते हैं। 24 हो गया, 25 की। 25 के अंदर लोप की बात है। लोप को आप बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा भी। ठीक, और बाकी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। नाउ यू कैन कनेक्टेड विथ, रुक जाओ। क्या है भाई? जिसके लिए विधि में दंडनीय हो, बिल्कुल बिल्कुल सही है। काजल का भी सही है, हरदेश का भी सही है। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइए हरदेश, हर चीज़ स्थायी वे में की जा सकती। धैर्य ही सफलता की कुंजी है, आप कह सकते हैं। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये बोला जाता है, बिल्कुल सही टर्म है। ठीक, तो धैर्य बना के रखिए, चीज़ें आपको मिल जाएंगी, धीरे धीरे ही सही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप अगर एक ही बार में परेशान होंगे तो एक ही बार में सब कुछ होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ठीक, चलिए नितेश सर, मुझे ऐप से मेल आईडी भी क्या प्रोसेस होगा? भैया ऐप की मेल आईडी भैया चेंज नहीं हो पाएगी, बट उसके लिए समाधान है, फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा, वहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है आप शिवम जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, कॉन्टेक्ट 2 की क्लास काजल करवाई गई है एप्लीकेशन पे, सारी क्लासेज हो गई हैं लगभग। 1-2 क्लासेज बची हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं, वो भी कंप्लीट करवा दी जाएंगी, वो एप्लीकेशन के अंदर करवाया गया है। कुछ ही मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा और कुछ मटेरियल आपको पेड में देखने को मिलेगा, और सारी चीज़ें श्रृंखलाबद्ध तरीके से बैचेस के अंदर करवाई जा रही हैं, तो आप बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बाकी एप्लीकेशन पर सारे बैचेज अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन का नेम जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट है। जल्द ही आपको ऑफर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, होली वाला ना, होली वाले ऑफर्स आने वाले हैं जल्द ही, तो उसका भी लाभ ले पाएंगे और कोर्सेज को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, बात करते हैं हम आगे ओमिशन की। ओमिशन यानी लोप जिसे आप कहते हैं, जिसमें हमारी बात हो रही थी धारा 2 के 25वें क्लॉज की, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे लोप के बारे में। लोप को बोला जाता है ओमिशन। लोप को क्या बोला जाता है? आप कहेंगे दोस्त ओमिशन बोला जाता है। ओमिशन शब्द या लोप शब्द की मैं बात करूं तो लोप शब्द की बात बहुत सिंपल सी है, लोपों की किसी आवली का उसी तरह प्रतीक है। कहने का मतलब लोपों की किसी आवली की तरह
प्रयुक्त है जिस तरह का लोप हो। कहने का मतलब है कुल मिला के भाई साहब लोप की तरह ही लोप होता है, ठीक, यानी ओमिशन की बात है। आगे मैं बात आपसे करूंगा कि लोप क्या है। क्लियर, बताइएगा। हाँ जी, नहीं भैया कहाँ जाएंगे हम। क्या चल रहा है भाई, बतियाना शुरू, छोटे बच्चे हो गए हो आप लोग। अच्छा जी, गूगल करके बताने में, सर इन्हें समझाओ गूगल कर का इस्तेमाल ना करें। चलिए कोई ना, देखो भैया एक बार सर्च कर लेना लोप के बारे में, हाँ गूगल वाले बच्चे। भाई पढ़ लो, टाइम बहुत कम है। ये बताओ क्या रखा है ना, लड़ाई वड़ाई करने में, बात बहस करने में कुछ रखा है। 4 दिन की जिंदगी है, वैसे 2 दिन बीत गए हैं, 2 ही दिन बचे हैं ना। 2 दिन का मतलब 1 दिन तो ऑलरेडी बीत चुका है। अगर देखा जाए तो 100 की जिंदगी होती है, 25 75 वाला 25 तो खत्म है समझो, इधर का 25 निकल गया है, 50 टोटल बचे हैं ना। तो मतलब 2 भाग बचा है, 2 भाग निकल गया है। अब वो 2 भाग में अपने आप को बेहतर कर लो, लॉजिक के। चलो कोई ना, आते अपने टॉपिक पे ना। और भैया जो भगवान के भरोसे बैठे हैं ना, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा यार, खुद की मेहनत ही रंग लाएगी। किसी लेखक, किसी कवि ने कहा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले जिसे खुद ना हो ख्याल अपने हालात बदलने का। तो भाई आपको अपने हालात बदलने का ख्याल खुद ही होना चाहिए, सारे बच्चों को, ठीक। चलिए भाई एक तो अभी मैं कुछ टाइम पहले एक तो जोक देख रहा था, क्या बोलते हैं, मीम से बोल सकते हो ना, कि 26 में दुनिया ख़त्म है। चलो अभी बाकी बाद में बात करेंगे। आ जाते हैं टॉपिक पर, कभी टाइम निकालते हैं फिर आपसे बात होती है जब सब वाली ना। चलो लिखो धारा 2 की 26वें क्लॉज की। धारा 2 की 26वें क्लॉज की मैं बात करूं तो ये किसको डिफाइन करेगा, व्यक्ति को डिफाइन करेगा बच्चा। व्यक्ति मतलब पर्सन, पर्सन ना, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन, ठीक। अच्छा ये बताओ व्यक्ति क्या है। मानो है, सिंपल सी बात है, कोई कंपनी या कोई संगम आप कह सकते हैं उसका निकाय आता है, चाहे वो नियमित हो या ना हो। कहने का मतलब है कुल मिला के इस व्यक्ति या पर्सन के तौर पर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति का निकाय आ सकता है, ठीक। मैंने क्या कहा, कोई पर्टिकुलर पर्सन आ सकता है इसके, इस वर्ड के अंदर कोई कंपनी आ सकती है, इस वर्ड के अंदर कोई यूनियन आ सकता है, इस वर्ड के अंदर, ठीक। ये 3 चीज़ें इस शब्द को परिभाषित करती हैं, शब्द को। यानी पर्सन शब्द केवल मानव के लिए उपयोग नहीं किया जाता, ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, कंपनी के लिए भी हो सकता है, यूनियन के लिए भी हो सकता है। यूनियन मतलब व्यक्तियों का निकाय, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संग्रह, ठीक। ये होता है आपका। आगे मैं बात करूं, आगे बात करते हैं, 26 तक बात हो गई है ना, बात करते हैं 27 की। तो लिख लीजिएगा धारा 2 का 27वां क्लॉज क्या कहता भाई, 27वां क्लॉज। तो आप कहेंगे सर जी ये लोक को प्रदर्शित करता है। लोक को क्या मतलब बोलते हैं बच्चा, आप कहेंगे मास्टर साहब पब्लिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पब्लिक की। पब्लिक को कौन डिफाइन करेगा, तो आप कहोगे सर जी यही तो है हमारा धारा 2 का 27वां क्लॉज, पब्लिक की परिभाषा देता है, लोक की परिभाषा देता है ना। पब्लिक की मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे, जिसके अंदर कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है वो हमारी पब्लिक है ना। पब्लिक बोलती है, आपने कई बार गाना सुना होगा, तो देखो भाई पब्लिक बोलती है तो इसके अंदर क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी इसके अंदर सभी वर्ग आ सकते हैं व सभी समुदाय आ सकते हैं, सभी वर्ग व सभी समुदाय इसके अंदर आते हैं, इस शब्द के अंदर, पब्लिक वर्ड के अंदर, ठीक मेरे भैया। सभी वर्ग व सभी समुदाय पब्लिक वर्ड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी,
क्या। अब आपसे सवाल है मेरा, सभी वर्ग और सभी, मैंने कह दिया ना सभी वर्ग और सभी समुदाय, तो मेरे भाई ये बताओ फिर क्या, क्या का मतलब कौन। चलो बताओ कौन, तो पहला कौन, ठीक बताओ पहला कौन। तो आप कहोगे सर पहले नंबर पे तो सेना आएगी, नौसेना आएगी, वायुसेना आएगी, आयुक्त अधिकारी आएंगे पहले नंबर पे, पहले नंबर पर। अभी देखो, अभी मैं आगे बात करूंगा। पब्लिक पहले समझ गए आप लोग, ठीक, पब्लिक समझ गए, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। अभी के लिए इतना लिखो, सभी वर्ग और सभी समुदाय, ये सभी वर्ग और सभी समुदाय सारे पब्लिक के अंदर आएंगे। अच्छा जी ये बताओ, और मैं कुछ बातें करता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब पे बात होगी। ये बताओ पब्लिक है तो क्या होगी। आप कहेंगे सर जी सेवा होगी, पब्लिक की तो सेवा होगी भाई, सब पब्लिक को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो पब्लिक को जो संभालेगा वो कौन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर लोक सेवक हो जाएगा ना, पब्लिक को संभालने वाला कौन हो जाएगा, लोक सेवक हो जाएगा। अच्छा जी बताओ भाई रुद्र क्या आपका डाउट है, ने लिखा है सर इसमें तो लॉ भी नहीं कंप्लीट है, क्या आप पूछ रहे हो भैया। कोई बात नहीं भैया, कोई भी सेमेस्टर हो पढ़ लो, बीएनएस जहाँ भी आएगा आपको फ़ायदा करेगा हमेशा हमेशा, ठीक। देखिए सवाल आपका क्लियर नहीं है मेरे भैया, और सवाल आप क्लियर रखिएगा तो मज़ा आएगा। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। आपने तो भाई वही बात कर दी, एक मूवी मैंने देखा शादी में ज़रूर आना ना, चलो उस पर बाद में करूँगा, बाद में उस पर बड़े संवाद हैं, कभी टाइम मिला तो आपसे मैं डिटेल में चर्चा करूँगा उस पर, क्लियर। और उससे जुड़े कई सवाल भी देखने को मिले हैं सोसाइटी में, समाज में, मित्र मंडली में ना। चलो लिखो, अब आगे बात करते हैं ना। धारा 2 का 27वां हो गया, धारा 2 के 28वें की बात करते हैं। धारा 2 के 28वें क्लॉज की बात करते हैं, जो कि क्या है बच्चा। तो आप कहेंगे इसको डिफाइन करता है, आपने कहा सर लोक सेवक को डिफाइन करता है। लोक सेवक किसे बोलते हैं बेटा, तो आप कहोगे सर जी पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट ही तो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट, ठीक भैया। आपने कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पर कि कोई वकील है, वकील साहब हैं, वो किसी पुलिस अकेडमी से भिड़े पड़े हैं, तू बड़ा कि मैं बड़ा में आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे। उनका यही मत होता है कि आप तो पब्लिक के सर्वेंट हो, आप तो पब्लिक के नौकर हो, हम पब्लिक हैं, हमारी सेवा ही आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है, तो आप सेवा क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो। ऐसे सारे सवाल लोग रखते हैं अपना अपना, वो अलग बात है ना। चलो कोई ना, आते हैं टॉपिक पे। लोक सेवक के अंदर कौन कौन आएगा, लोक सेवक के अंदर कौन कौन आएगा उस पर मैं बात कर लेता हूँ। भैया ना पढ़ोगे आप लोग, देखो लोक सेवक के अंदर हम बात करते हैं, लोक सेवक के अंदर कौन कौन आएगा। लोक सेवक के अंदर भैया आपसे मैं बात करूं तो पहले कौन आएगा, लोक सेवक के अंदर पहला लिख लो मेरे भाई, पहला, पहला आप कह सकते हैं सर सेना आएगी हमारी लोक सेवक के अंदर, नौसेना आएगी हमारी, ठीक, वायुसेना आएगी हमारी, सेना, हमारे अधिकारी आएंगे, अधिकारी, ये सारे आएंगे भाई पहले नंबर पे लोक सेवक में। अच्छा जी, पहले के बाद फिर सेकंड नंबर पे भी कोई ना कोई तो आएगा ना, तो दूसरे नंबर पे कौन काउंट होगा उस पर भी बात करते हैं, क्लियर। और आप सबसे विशेष आग्रह है कि कमेंट बॉक्स को थोड़ा मर्यादा बना कर रखें, कमेंट बॉक्स में बात वगैरह कम करें, ठीक। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर के अंदर न्यायाधीश आपका आएगा, न्यायाधीश जो किसी निर्णय या कार्यों को
कह सकते हैं कार्यों को लेता है। अब न्यायाधीश आएगा सेकंड नंबर पे। न्यायाधीश का काम क्या है, तो आप कहेंगे सर जी जजमेंट देना काम है, वो अपने जजमेंट को देता है। सेकंड नंबर पे आप लिख सकते हो सर न्यायाधीश, न्यायाधीश। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिख सकते हो, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तो लिख सकते हैं सर न्यायालय का हर अधिकारी। तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो न्यायालय का हर अधिकारी आएगा। न्यायालय का हर अधिकारी तीसरे नंबर पे आएगा। अब न्यायालय के हर अधिकारी के अंदर कौन कौन होगा, जैसे एक पोस्ट होती है समापक की, ठीक, रिसीवर की, कमिश्नर की, ठीक, लिख लीजिएगा समापक, रिसीवर, कमिश्नर, ETC लिख लीजिएगा, इत्यादि लोग सम्मिलित होंगे तीसरे नंबर पर। इसके बाद चौथे नंबर की अगर हम बात करें, फोर्थ की ना, चौथे नंबर पर आपसे चर्चा करें फोर्थ नंबर पर, तो याद रखिएगा लोक सेवक की सहायता करने वाला, लोक सेवक की सहायता करने वाला फोर्थ नंबर पर आएगा, यानी जो पब्लिक सर्वेंट की हेल्प करेगा, लोक सेवक की सहायता करने, भाई लोक सेवक की सहायता करने वाला आएगा, ठीक। या फिर आप लिख सकते हैं, या और लिख लीजिएगा पंचायत सदस्य भी आता है। पंचायत सदस्य क्या करता है, तो आप कहेंगे सर पंचायत सदस्य भी तो लोक सेवक ही है, एक प्रकार से लोक सेवक की सहायता भी करता है। कोई भी सर्वेंट है तो उसकी क्या, भाई पब्लिक सर्वेंट है तो उसकी क्या करेगा, सहायता ही करेगा, हेल्प ही करेगा, और क्या करना है, उसका यही काम है। जैसे आपने कभी देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पे भाई पंचायत के सदस्य या फिर मुखिया वगैरह है किसी पंचायत का, तो वहाँ पर जैसे वोटिंग वगैरह होनी है, तो वोटिंग के टाइम पर वो क्या करते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं भाई, रहने खाने वगैरह वगैरह, जो भी अधिकारी आते हैं, लोक सेवक आते हैं ना, सबकी, ठीक, तो वो भी एक प्रकार से लोक सेवक के तौर पर ही काउंट किए जाएंगे। फोर्थ नंबर क्लियर है। पाँचवें नंबर पे बात करते हैं, पाँचवें नंबर के अंतर्गत कौन आएगा, तो आप कह सकते हैं सर जी पाँचवें नंबर के अंतर्गत मामला या रिपोर्ट निर्देशित किया जाने वाला जो सक्षम लोक अधिकारी होगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब हर मध्यस्थ जिसको न्यायालय या फिर सक्षम लोक अधिकारी द्वारा कोई मामला या रिपोर्ट निर्देशित किया गया हो। फोर्थ नंबर पे, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा, तो मध्यस्थ आएगा, मध्यस्थ व्यक्ति आएगा, जो मतलब बीच का काम करता है ना, मध्यस्थ व्यक्ति, ठीक, जो मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, की रिपोर्ट निर्देशित करता, ठीक भैया, जो मामले की रिपोर्ट निर्देशित करता है वो आपका फिफ्थ नंबर के अंतर्गत आएगा। क्लियर है इतना। ऐसे ही सिक्स्थ नंबर के अंदर लिख सकते हैं हर व्यक्ति आएगा जिसके पास भी परिवेशन की शक्ति हो या परिरोध की शक्ति हो, वो सारा कुछ, ठीक, इतना आप लिख लीजिए, इतना पहले आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सिक्स नंबर पे आप लिख सकते हैं कि हर व्यक्ति आपका आ सकता है। सिक्स नंबर पे ऐसे सेवन्थ, एट्थ, 10th, 11th ढेर सारे हैं, तो ढेर सारे आपको नहीं लिख, कुछ आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए जो आपको पता होने ज़रूरी, कभी कभार आया तो बता दीजिएगा, ठीक। ओके, कौन है भाई, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, दुख अभी ख़त्म हो जाएगा भैया। भैया मत बताइए रुद्र जी, आप, राइट सी बात है, अगर लॉ फील्ड से हैं तो आप बेहतर जानकार हैं और आपको समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं है।
फिर भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अननेसेसरी कमेंट्स मत करें ना। अननेसेसरी कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपका व्यक्तिगत फ़ायदा है न किसी और बच्चे का। इसमें होता क्या है कि कभी कभी ना कुछ बच्चे, जैसे किसी ने अपना लीगल सवाल पूछा, कुछ भी उनका डाउट है वो अगर उन्होंने मेंशन करा, तो जब कमेंट्स ढेर सारी हो जाते हैं तो वो कमेंट उनका कहीं ना कहीं छिप जाता है, मेरे तक नहीं पहुंच पाता और मैं उस कमेंट को नहीं अप्रोच कर पाता। तो ऐसे केस में बच्चे को लगता है कि सर ने जवाब नहीं दिया। ठीक, इसलिए मैं चाहता हूँ विशेष तौर पर कि आप लोग नेसेसरी कमेंट्स ही करें। ठीक, अगर कोई भी व्यक्तिगत सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ये हिदायत है मेरी आप सभी को, जो भी बच्चे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, ये आपके संस्कारों को भी डिनोट करता है। ठीक, और बाकी आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्त, बात करते हैं ना। ये क्लियर हो गया, धारा 2 का 28वां क्लॉज क्लियर हो गया। 28वां क्लॉज क्लियर हो गया हो तो हम बात करते हैं 29वें क्लॉज की। ठीक, क्लियर है? 29वें क्लॉज की बात करते हैं। तो 29वें क्लॉज पे हम बात करें तो विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव की बात करता है 29वां क्लॉज। धारा 2 का 29वां क्लॉज क्या बात करता है? तो आप कहेंगे सर धारा 2 का 29वां क्लॉज बात करता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू लिखिएगा, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव। अब भाई रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो विश्वास करने का कारण सकते हैं, विश्वास करने का कारण, ये आपका आता है। अब समझिए इसको परिभाषित करा गया है कुल मिला के। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी बात को विश्वास करने का अपना एक कारण रखता है, तब कहा जा सकता है कि उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है। कहने का मतलब ये भाई साहब, अगर आप पर मुझे बिलीव है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा ना, उसी कारण की बात यहाँ पर परिभाषित करी गई है। कुल मिला के भैया कहने का मतलब बहुत मेरा सिंपल सा है कि बिना रीजन के किसी भी कारण पर या किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज के टाइम पर किसी पर विश्वास करना है तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है? तो आप कहेंगे सर जी ऐसे केस में कारण का होना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विश्वास करने के कारण को परिभाषित किया गया है। ठीक, क्लियर है? क्लियर? इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं ना। देखिएगा मेरे भाई, धारा 2 का 30वां क्लॉज क्या कहता है? धारा 2 के 30वें क्लॉज की मैं बात करूं तो क्या ये कहता है, कहता क्या है उस पर बात करेंगे। क्लियर? ये बात, इस पर मुझे एक बात बहुत अच्छी सी याद आ रही है। ठीक, तो बात मैं कहना चाहूँगा कि कमेंट आया है कि सर मैंने इंटरटेनमेंट के लिए कमेंट कर दिया है। भाई इंटरटेनमेंट के चक्कर में जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बेसिकली आप सबसे इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यार बहुत ओपन सा मैं हूँ, कोई नहीं है कि मतलब वो टीचर सा या फिर वैसा स्टिक टाइप का कुछ नहीं है। सिंपल सा आप समझिए, मैं आपका छोटा या बड़ा भाई हो सकता हूँ, तो जो भी बताऊँगा थोड़ा उचित ही रहेगा आपके लिए। तो अपने समय की भैया वैल्यू करिए, अपने समय की वैल्यू करिए, नहीं समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा। टाइम आएगा, बहुत लोग LLB करते हैं, BLLB करते हैं, UDC की तैयारी करते हैं और फाइनली सिलेक्शन नहीं होता। और वो सिलेक्शन ना होने के पीछे की वो रीज़न क्या है? सिर्फ लापरवाही है, सिर्फ इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट का भी टाइम होता है मेरे भाई। ठीक, चलो कोई ना, आते अपने सवाल पे।
ना। धारा 2 के 30वें क्लॉज की हम बात कर रहे हैं, ठीक। नहीं देखिए, अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो आगे से आपको हटा दिया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है भैया। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि एक ही बच्चा पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, और उसको मैंने इतना कहा है ना, कमिटमेंट दी है कि आप अगर क्लास को कर रहे हैं तो आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम को देंगे इन फ्यूचर, अगर आप बीएनएस पढ़ रहे हैं, आपने पूरा बीएनएस पढ़ लिया, तो 100% मैं दावा करता हूँ कि एक भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न भी आपकी थ्योरी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक। इसलिए भरोसा बना के रखिएगा, और मैं हमेशा पूरे भरोसे के साथ चीज़ों को पूरा डिटेल में इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आगे कभी आपको असुविधा ना हो, ठीक। बाकी सुकन्या में भी डीएलएड की स्टूडेंट है ना, ये नेम मैंने पहले भी देखा है, ये शायद डीएलएड की स्टूडेंट है, इसलिए ये बात कर रही हैं। और फिलहाल जो भी लॉ वाले बच्चे हैं वो अपने पर ध्यान दें, ठीक। और बाकी किसी पर आप ना टिप्पणी करो ना किसी से बात करो, ठीक। कुछ भी नहीं रखा बातन में, ये बात आपने सुना होगा, ठीक। चलो चलो भैया, बात करते हैं धारा 2 की 30वें क्लॉज की, ठीक। आगे बात करते हैं, खुद पे ध्यान दो भाई, खुद का घर खुद ही चलाना है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, मैं भी नीचे से ही उठा हुआ स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी बहुत बड़े उम्दे पे नहीं था, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल मैंने बेहतर कुछ बना लिया है, लाइफ में कुछ कर लिया है। मैं बैठा भी रहूँगा फिर भी चीज़ें चलती रहेंगी, तो आप लोग भी कुछ ऐसा बेहतर कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा ना, कब ये क्वेश्चन मार्क घर वाले लगा देंगे, पास पड़ोस वाले लगा देंगे, रिश्तेदार लगा देंगे कि 4 साल 5 साल में तुमने किया क्या। आपके पास डिग्री होगी लेकिन उस डिग्री की वैल्यू नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग हैं, कई सारे मेरे तो संपर्क के परिजन हैं जिनके पास डिग्रियां ढेर सारी हैं, उन्होंने LLM तक कर रखा है, स्किल ना होने के कारण, बेहतर प्रेजेंटेशन ना होने के कारण उनकी डिग्री किसी काम की नहीं आ रही है। भाई लॉयर भी आप हो तो आप तो कम से कम प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, चीज़ें आनी तो चाहिए। आप जाओगे कोर्ट में, क्या ही जजमेंट, क्या ही देखोगे केस, कोई केस आपको मिलेगा, आपके अंदर स्किल नहीं होगी तो, आपको चीज़ें नहीं आएंगी तो कैसे कोई केस देगा आपको। और केस आपको मिल भी गया तो केस आप कैसे जीतेंगे भैया। नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज सब तो ज़रूरी है ना, और ऐसे टाइम पास करके तो नहीं हो सकता, बात करके तो नहीं हो सकता। बाकी देखिए, मैं बात बहुत नहीं करना चाहता हूँ इन टॉपिक्स पे, मैं आपसे बस इतना ही आग्रह करता हूँ मेरे भाई, समय की कीमत करो, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज है कल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आप भी 23, 24, 25 साल की उम्र के होंगे, ठीक। हो सकता है आप मुझसे बड़े भी हों, मुझसे छोटे भी होंगे, बेशक कोई बात नहीं है, बट हाँ समय का थोड़ा सा आप वैल्यू करेंगे तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हैं। और बहुत ऊपर जाना है ना तो अपने आप पे काम करना और समय की वैल्यू करनी, क्योंकि समय कब किसका कैसा है और कैसा हो जाएगा ये किसी को कभी नहीं पता। यानी आज आप हंस रहे हो, कल हो सकता है भाई ये दिन पलटे, क्योंकि यार हर सुबह की शाम हुई ना, आपने सुना होगा किसी कवि ने कहा था ना, भाई हर सुबह की शाम हुई और हर शाम की सुबह हुई। यानी अगर आप अभी परेशानी में हैं तो आगे हो सकता है आप बेहतर कर जाएं और बेहतर आप मुकाम हासिल करें, लेकिन हो सकता है अभी आप एंजॉय कर रहे हो तो आगे आपके लिए संकट की घड़ी आ जाए। हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सब बेहतर करें जीवन में, ठीक। चलिए, बाकी मैं बात कर रहा हूं धारा 2 के 30वें क्लॉज की, तो 30वें क्लॉज के अंदर विशेष विधि पर बात करी गई है, यानी स्पेशल लॉ पर बात करी गई है। लिख लीजिएगा विशेष विधि, क्या लिखेंगे आप, विशेष विधि। विशेष विधि को क्या कहा जाता है, इसी को दोस्त कहते हैं स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ मेरे भाई, स्पेशल लॉ होता क्या है, स्पेशल लॉ होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। स्पेशल लॉ को परिभाषित करूं मैं, अगर डिफाइन करूं बीएनएस के अकॉर्डिंग, तो कहा जाता है जिसके अनुसार विशेष विधि का मतलब क्या है कि वह विधि जो विशिष्ट विषय पर लागू हो, ऐसी विधि जो विशिष्ट विषय पर लागू हो, जो विशेष विषयों पर लागू होती है, उसी विधि को विशेष विधि या विशिष्ट विधि कहा जाता है। क्या मैं कह रहा हूं, ऐसी विधि जो विशेष विधियों पर लागू हो, विशेष विषय पर लागू हो,
ऐसे लिखिएगा, विषय पर लागू हो। ठीक, यानी ऐसी विधि जो विशेष विषय पर लागू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, उसी को तो मेरे भाई विशेष विधि बोलेंगे ना, उसी को तो स्पेशल लॉ बोलेंगे। क्लियर, स्पेशल लॉ। अगर उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूं तो भाई रेलवे के अधिनियम, रेलवे के अधिनियम कौन से होंगे भाई, ये आप कहोगे सर विशेष तौर पे होंगे रेलवे के अधिनियम। अफीम अधिनियम, पशु अतिचार अधिनियम, ये सारे अधिनियम विशेष विषयों पर आधारित होंगे और विशेष अधिनियम होंगे, विशेष विषयों पर आधारित विशेष अधिनियम होंगे। उदाहरण क्या क्या मैंने आपको बताया, लिख लीजिएगा मेरे भाई। उदाहरण के तौर पर क्या क्या लिखेंगे, तो उदाहरण के तौर पर लिखिएगा रेलवे अधिनियम, रेलवे अधिनियम। क्लियर, रेलवे अधिनियम के बाद और आप लिख सकते हैं जैसे अफीम अधिनियम, अफीम अधिनियम, और लिख लीजिएगा ईसी। ठीक, क्लियर है भैया। चलो आगे बात करते हैं। धारा 2 की 31वें क्लॉज की, 30 तक क्लियर हो गया मेरे भाई, बताओ सारे के सारे। 31वें क्लॉज की बात करते हैं। 31वें क्लॉज के अंदर मूल्यवान प्रतिभूति की बात है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करी गई है, लिख लीजिएगा मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक, इसी को बोला जाता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करी गई है, मूल्यवान प्रतिभूति की बात करी गई है। और ये जो शब्द है ना, ये एक डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। इसको तो आप कहेंगे सर जी ये एक दस्तावेज का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बेटा, तो आप कहेंगे सर जी दस्तावेज का प्रतीक है। ठीक, दस्तावेज का प्रतीक है कौन, तो मूल्यवान प्रतिभूति। क्लियर है, ये एक आपका डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज किया जाने वाला कह सकते हैं सिक्योरिटी है। ठीक, हाँ जी बिल्कुल सही है हरदेश, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे जो अपना अपना अकॉर्डिंग दे रहे हैं बिल्कुल सही हैं भाई आप लोग। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये एक आपका डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, बहुत बढ़िया। ये होता है भाई पढ़ने वालों का, थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो बेहतर लगता है ना। आगे बात करें, अभी बात हम करेंगे, ढेर सारा आप कह सकते हैं क्लॉजेज है थोड़ा थोड़ा सा ना। इसके बाद हम इसके सब क्लॉज पर भी बात करेंगे, कुछ उपधाराएं भी हैं इनकी, उन पर भी चर्चा होगी। ठीक, चलिए आगे लिखिएगा, आगे समझिएगा। धारा 2 की 32वें क्लॉज की, धारा 2 का 32वां क्लॉज, ये किसको डिफाइन करता है, तो ये जलयान को डिफाइन करता है ना, जलयान को डिफाइन करता है। जलयान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को तो वैसल कहते हैं ना, वैसल, वैसल को डिफाइन करता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो धारा 2 के 33वें क्लॉज की बात करते हैं। 33वां जो क्लॉज है वो किसको डिफाइन करेगा, तो आप कहेंगे स्वेच्छा को ना, स्वेच्छा को डिफाइन करेगा। स्वेच्छा को क्या बोला जाता है, इसी को आप वॉलंटरीली बोलेंगे ना, लिखिएगा वॉलंटरीली, वॉलंटरीली को डिफाइन। देखिए जिसका मतलब नहीं पता होगा पूछ लीजिएगा, इसका भी मीन आपको नहीं पता होगा पूछ लीजिएगा, बार बार बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक, अगर स्वेच्छा की मैं बात करूँ तो इसे साधारण शब्दों में यह कार्य का अर्थ है, कार्य का अर्थ है कोई कार्य आशय पूर्वक या जानते हुए करना। इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा कोई काम, कोई काम, कोई कार्य
आशय पूर्वक कोई कार्य भैया आशय पूर्वक या जानकर करना। ठीक, कोई काम अगर आशय पूर्वक या जानकर किया जाता है तो उसी को आप स्वेच्छया बोलते हैं। ये हो गया। आगे बात करते हैं धारा 2 का 33वां हो गया। 34वें क्लॉज की बात करें। 34वें क्लॉज की मैं बात करूं तो 34वां जो क्लॉज होगा वो वसीयत की बात करता है, वसीयत को परिभाषित करता है। क्लियर? वसीयत को आप विल बोलते हैं ना, वसीयत को परिभाषित करेगा। 35वें की बात करता हूं मैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए बार बार लिखवा दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा क्या डिफाइन करता है, किसकी परिभाषा देता है। 35वें क्लास की बात करें तो ये महिला की बात करता है। महिला इसी को बोला जाता है वुमेन। ठीक, वुमेन को डिफाइन करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, बताइए क्लियर है इतनी बात? देखिए जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि सर हमको जानना है, आप जिज्ञासु हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर डिफाइन करके बता दूंगा। ठीक, क्लियर है? आगे बात करते हैं क्या धारा 2 के 36वें क्लॉज की। 36वें क्लॉज की मैं बात करूं तो यहाँ पे सदोष अभिलाभ की बात है। सदोष अभिलाभ की बात है। ये सदोष अभिलाभ क्या है तो आप कहेंगे रॉन्गफुल गेन की बात करता है। रॉन्गफुल गेन की बात करता है। ठीक, रॉन्गफुल गेन यानी गलत तरीके से आपने कोई भी चीज़ें अर्जित करी हैं तो वो रॉन्गफुल गेन बोला जाएगा। गलत तरीके से अर्जित प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो गलत तरीके से आपकी अर्जित की गई है। ठीक, क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सदोष हानि उसी को कहते हैं दोस्त। हाँ जी, डॉक्यूमेंट कई प्रकार से होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे फिलहाल। ठीक, इतनी बात क्लियर है। रॉन्गफुल लॉस आपका 37 में है। ठीक, 36 हो गया। लिखो धारा 2 का 33वां क्लॉज, इसको तो ये रॉन्गफुल लॉस की बात करते, रॉन्गफुल लॉस यानी इसी को बोलते हैं सदोष हानि। सदोष हानि की बात करता है। ठीक, चलो इसके बाद लिख लो और जो बचा हुआ है थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो इनको डिफाइन मैं करता चलता। अगर आपको नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। ठीक, पूछ लीजिएगा कि गुरुजी हमको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, ये 38 में क्या बात है भाई? सदोष अभिलाभ प्राप्त करना तथा सदोष हानि उठाना। लिख लीजिएगा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना। ठीक है भैया, ये बात होती है 38वें क्लॉज के अंदर। क्लियर है मेरे भैया? बताओ इसी को क्या बोला जाता है? गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉजिंग, कह सकते हैं आप लूजिंग रॉन्गफुली। ठीक, बताओ लास्ट एक तो है धारा 2 का 39वां क्लॉज। लिख लीजिए धारा 2 का 39वां क्लॉज। अब ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक, सारे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में ना, कमेंट बॉक्स में सबका जवाब आना चाहिए। मैं सबके देखूंगा, जो भी ऑफलाइन बच्चे देखेंगे इस क्लास को, ये आपको क्लॉज का नंबर बताना है कि ये क्लॉज कहता क्या है। ठीक, ये क्लॉज क्या परिभाषित करता है ये आप हमको बताइएगा। आज का ये लास्ट टर्म और लास्ट सवाल था।
इसके बाद हम आपसे बात करेंगे जर्नल एक्सेप्शंस की। कुछ अपवाद भी है, सामान्य स्पष्टीकरण आप कह सकते हो, सामान्य अपवाद कह सकते हो, एक्सेप्शन कह सकते हो, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, हेडिंग बना लीजिएगा जर्नल एक्सेप्शन। उससे पहले कुछ हमारे साथियों के सवाल हैं, उन पर बात करेंगे। हाँ, सारी क्लासेस बनेंगी शुक्ला जी, BNSS की भी मिलेगी क्लास आपको, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, क्लासेज आपको मिल जाएंगी सारी। मनीषा इंग्लिश मीडियम प्रॉपर तो नहीं मैं बोल सकता, जैसे आपको देखने को मिल रहा है हिंदी इंग्लिश ऐसे ही क्लासेज मिलेंगी। टोटल इंग्लिश नहीं मिल पाएगी। टोटल इंग्लिश में हमारे यहाँ बच्चे हिंदी मीडियम वाले मैक्सिमम हैं, तो कोशिश हमारी है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को ही मिक्स करके लेके चलें। ये कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में ही समझाया जाएगा, टर्म आपके इंग्लिश के यूज किए जाते हैं हर क्लास में। सर क्लियर? क्या भाई कोई क्वेश्चन कैसे क्लियर होगा? आप टीचर हैं है? मतलब क्या है भैया? अच्छा, व्हाट्सएप पर रिप्लाई, राजा जो भी नाम है आपका, भाई थोड़ा सा मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस टाइम पर 102 दिन 3 दिन ये पूरा हफ्ता, क्योंकि इस टाइम पे मैसेज मेरे पास 4000 से ज़्यादा आ चुके हैं, 4000 से ज़्यादा बच्चों की इंक्वायरी आ चुकी है। व्हाट्सएप पर धीरे धीरे करके रिप्लाई दिया जा रहा है। आपका नंबर हो सकता है क्रम में कहीं पर हो, तो वो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जल्दी। मेरी पूरी टीम लगी है, ढेर सारे मैसेज एक साथ आने से मैं व्हाट्सएप या फिर कॉल हमारे यहाँ पिक नहीं हो पा रहा है। यही रीज़न है, वो 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर सबको रिस्पांस मिल जाएगा। पूरी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस सहयोग आपका बना रहे। रीज़न यही होता है रिप्लाई ना मिल पाने का कि ढेर सारे मैसेज एक साथ आ गए हैं, धीरे धीरे करके रिप्लाई दिया जा रहा है। आप समझे, सारा दिन अगर हम रिप्लाई देंगे ना, फिर भी सारी इंक्वायरीज ले पाना थोड़ा अभी के लिए मुश्किल है। और धीरे धीरे करके उसके लिए हम एक टीम गठित कर रहे हैं, जिसमें अभी तो 2 मेंबर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इस पर हम 3-4 तो लगाएंगे, और 2-3 व्हाट्सएप नंबर अलग अलग अभी लॉन्च किए जाएंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही। तब आपकी क्वेरीज थोड़ा जल्दी सॉल्व हो पाएंगी। अभी एक ही हेल्पलाइन नंबर है जिस पर लगातार कॉल्स आते रहते हैं बच्चों के, इस कारण से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे, ये बात मुझे पता है, बट कोई ना, हम जल्द ही आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ, कल से सारे सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर चलेंगी। मैंने आज कह दिया, सारा टाइम टेबल वगैरह सब सेट हो गया है। शेड्यूल आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा। 8 बजे से आपकी प्रैक्टिस क्लास रहेगी सौरभ सर की। 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। सौरभ सर की क्लास पहली है 8 बजे पॉलिटी की, वो प्रैक्टिस क्लास है। 8 के बाद आपको क्लासेस लगातार मिलेंगी रात्रि 11 बजे तक, यानी अभी तक 11 बज गए ना, रात्रि 11 बजे तक कॉन्टीन्यूअस क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, जिसका शेड्यूल आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट, आप अपने टॉपिक, आप अपने सिलेबस, आप अपने सेमेस्टर या फिर जो भी बैच है, अपने बैच के अकॉर्डिंग क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए बाकी आज की इस क्लास को यहीं तक सीमित रखेंगे। लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिएगा जर्नल एक्सेप्शन, जिसको हम अगली क्लास के अंदर बात आपसे करेंगे। लिख लीजिएगा जर्नल एक्सेप्शन ना, सामान्य अपवाद। ओके, गुड नाइट भाई भी से, चलो लिख लो। इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी हेडिंग मत बनाओ, हो सकता है कल मैं आऊँ तो कुछ आपको चीज़ें बताऊँ, कुछ टर्म्स कल मैं आके क्लास में आपको बताऊँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टॉपिक। अभी हेडिंग मत बनाओ, हेडिंग मत बनाओ, क्योंकि आगे आके मैं कुछ अभी आपको टर्म्स इनके अंदर बताऊँगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे, चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। ठीक, क्योंकि अभी आके मुझे स्पष्टीकरण थोड़ा सा देना है, कुछ जर्नल स्पष्टीकरण है, सामान्य तौर पर इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी देना है, तो कल मैं बता के फिर आगे बताऊंगा कुछ आपके जो एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शन से बात करूंगा। ठीक, चलिए बाकी आज की इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। अगर आपने अभी तक संस्थान का ऐप जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट को नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। हमारी पूरी टीम लगी है चीज़ों को बेहतर बनाने में, और आपका सहयोग अगर निरंतर बना रहेगा तो हम ज़रूर बेहतर दिशा में हैं और बेहतर करेंगे भी आपके लिए, और आप भी बेहतर और संतुष्ट रहेंगे।
चलिए बाकी आज की इस क्लास को यहीं तक सीमित रखेंगे साथियों। कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7084005591 के थ्रू। बाकी मुलाकात होगी आपसे नई क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बेहतर तरीके से पढ़िए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे नए सेशन नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।